द हिस्ट्री ऑफ पृथ्वीराज चौहान। भारत वंश की इस पवित्र धरती पर सदियों से कई वीरों ने जन्म लिया और उन्होंने भारत माता की आन मान और शान के लिए खुद के जीवन की आहुति दे दी। ऐसे ही वीर राजा पृथ्वीराज चौहान हुए जो चौहान वंश में जन्मे आखिरी हिंदू शासक थे, जिन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसका विस्तार भी किया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान एकमात्र ऐसे वीर राजा थे जिन्होंने मोहम्मद घोरी से युद्ध करके उसका राज्य शासन पर कब्जा किया था। उसके बाद ऐसा कोई भी हिंदू राजा नहीं हुआ जिन्होंने अपनी वीरता को इस तरह साबित किया। तो आज की इस वीडियो में हम महान राजा पृथ्वीराज चौहान की कहानी और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ में हिस्ट्रीमैन चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है ताकि हमारे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पृथ्वीराज चौहान का प्रारंभिक जीवन। महान सूरवीर और पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में पाटन में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा सोमेश्वर था और माता का नाम कर्पूरा देवी था। इनके पिता अजमेर के राजा थे। 11 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। तब इन्होंने छोटी उम्र में ही अजमेर का कार्यभार संभाला और अजमेर के उत्तराधिकारी बने। इसका जन्म इनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष के बाद हुआ था, जिसके कारण राज्य में कई लोगों को इनके उत्तराधिकारी बनने पर नापाबंदी थी, जिसके कारण वे हमेशा से इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कुशल शासक बन के जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। पृथ्वीराज चौहान की शिक्षा। पृथ्वीराज चौहान ने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की भी शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर एक कुशल योद्धा बने। इन्हें राई पिथौरा भी कहा जाता था। बचपन से ही कुशल योद्धा थे। अपने बाल्यकाल से ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था, जिसके जरिए वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। पृथ्वीराज चौहान ने संस्कृत, प्राकृत, पैसाची, सौरासेनी, मागधी और अपभ्रंश भाषा समेत 6 भाषाओं का विज्ञान लिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने मीमांसा, वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, गणित और चिकित्सा शास्त्र का विज्ञान लिया था। ये अश्व और हाथी नियंत्रण विद्या में भी माहिर थे। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर उत्तराधिकार। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरा देवी अपने पिता की एकमात्र संतान थी, जिसके कारण कपूरी देवी के पिता महाराजा अंगनपाल, जो दिल्ली के राजा थे, उन्हें इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। इस प्रकार विचार करते हुए अपनी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी बनने का सुझाव आया। तब वे पृथ्वीराज चौहान के माता पिता दोनों की सहमति से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया और फिर सन 1166 में महाराजा अंगनपाल की मौत होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर नए राजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक कराया गया। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का विस्तार। पृथ्वीराज चौहान ने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर का भी कार्यभार संभाला। उसके बाद दिल्ली तक अपने साम्राज्य को फैलाया। उसके बाद उन्होंने पड़ोसी राज्य तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चंदेल शासक को पराजित किया। चालुक्य वंश के राजाओं से भी युद्ध लड़ा और एक कुशल शासक बनकर प्रजा के उम्मीदों पर खरा उतरे। जनता की भलाई के लिए भी अनेक साहसिक कार्य किए। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी बहुत ही रोचक है। संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थी, जो कन्नौज के राजा थे। संयोगिता बचपन से ही काफी सुंदर थी और वह अपनी सहेलियों से पृथ्वीराज चौहान के वीरता के कई सारे किस्से सुनती थी, जिसके कारण वह पृथ्वीराज चौहान को एक बार देखना चाहती थी। उसी बीच एक बार दिल्ली से पन्ना राय नाम के चित्रकार दिल्ली के सौंदर्य और राजा पृथ्वीराज के चित्र को लेकर कन्नौज आए हुए थे। जब रानी संयोगिता को इसके बारे में पता चला तो वह उस चित्रकार को अपने पास बुलवाया। संयोगिता ने चित्रकार पन्ना राय को पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर दिखाने का आग्रह किया। तस्वीर देखते ही संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो जाती है, जिसके बाद वह चित्रकार पन्ना राय को अपनी तस्वीर बनाकर अपने मन की बात पृथ्वीराज चौहान को कहने के लिए कहती है।
चित्रकार पन्ना रही रानी संयोगिता का चित्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत करते हैं और उनके मन की भी बात बताते हैं। तस्वीर में संयोगिता की सुंदरता को देख पृथ्वीराज चौहान भी उन पर मोहित हो जाते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते हैं और दोनों का प्रेम और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगता है। अब संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी धीरे धीरे राज्यों के अन्य लोगों के कानों में भी आने लगी। जब इस बात का पता संयोगिता के पिता जयचंद को पता चलता है तो वह संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करते हैं, क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज चौहान से भी दुश्मनी थी, जिसके कारण वे नहीं चाहते थे कि दोनों आपस में शादी करें। जयचंद ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर आयोजित किया, जहां पर अनेक देश के राजकुमारों को बुलाया गया था। वहां पर पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए जयचंद ने किले के बाहर दरवाजे पर द्वारपाल की जगह पर पृथ्वीराज चौहान के पुतले को लगाने का आदेश दिया। संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज चौहान को पत्र में खुद को अगवा करने का संदेश भेजती है। उसके बाद जब संयोगिता वरमाला पहनाने के लिए आती है तो वह पृथ्वीराज चौहान के पुतले पर माला डाल देती है, जिसे देख उनके पिता अपमानित और क्रोधित होते हैं। इस बीच पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के पत्र को पढ़ने के बाद स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और संयोगिता की सहमति पर संयोगिता को अगवा करके अपनी राजधानी ले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। हैप्पी एंडिंग। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे। ये पृथ्वीराज के दरबार के दरबारी कवि भी थे। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के आत्मा आधारित पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ भी लिखा था। चंद्रवरदाई पढ़े श्लोक के कारण ही पृथ्वीराज 8वीं बार युद्ध में शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद खोरी की हत्या कर पाते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद खोरी का युद्ध 3 लाख सैनिक और 300 हाथियों के साथ। पृथ्वीराज की सेना काफी विशाल थी, जिसके कारण उन्होंने काफी दूर तक अपने राज्य का विस्तार फैलाया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में कुल 18 बार युद्ध हुआ था, जिसमें 17 बार तो उन्होंने मोहम्मद घोरी को हराया था। 8वीं बार मोहम्मद घोरी से पराजित हो जाते हैं, लेकिन अंत में मोहम्मद घोरी को मार डालते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह सरहिंद किले के पास तराई नामक स्थान पर हुआ था, जिसे तराई का युद्ध भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में प्रथम युद्ध पंजाब तक अपने शासन को फैलाने के दौरान हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब में भी अपने राज्य का विस्तार फैलाने का निर्णय लिया, लेकिन उस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद घोरी का शासन था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान के लिए बिना मोहम्मद घोरी से लड़े पंजाब पर शासन करना नामुमकिन था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहम्मद घोरी पर आक्रमण किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंत में मोहम्मद घोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान पंजाब पर शासन करने लगते हैं। उसके बाद भी मोहम्मद घोरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार वह हार जाता है। लेकिन फिर अंत में जब मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की दुश्मनी के बारे में पता चलता है, तब वह जयचंद की सहायता से दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। यह युद्ध भी तराइन के मैदान में ही होता है। उस समय संयोगिता के स्वयंवर में हुए घटना के कारण कई सारे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से निराश थे, जिसके कारण उस समय किसी भी राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिसके कारण वे अकेले पड़ गए। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही अपने 3 लाख सैनिकों के साथ मोहम्मद घोरी का सामना किया, लेकिन मोहम्मद घोरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, जिन्होंने मोहम्मद घोरी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, जिसके बाद घोरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को बंदी बना लिया जाता है। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की और उसे भी गद्दारी का फल भुगतना पड़ा। मोहम्मद घोरी ने जयचंद की भी हत्या कर दी। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद घोरी फिर से पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज पर शासन पा लेता है। इसके बाद कई राजपूत राजा शासक पृथ्वीराज चौहान की तरह दोबारा दिल्ली पर शासन पाने के लिए अपनी वीरता साबित नहीं कर पाए। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद घोरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को बंदी बनाकर अपने राज्य ले जाता है, जहां पर वह पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं देता है। यहां तक कि गर्म लोहे के सरिये से पृथ्वीराज चौहान की आंखों को भी जला देता है, जिससे पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। उसके बाद मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से पहले उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। तब चंद्रवरदाई की सलाह पर पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने के कर्तव्य प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट करते हैं।
तब चंद्रवरदाई एक श्लोक 4 बांस 24 गज अड्डकुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान पढ़ते हैं, जिसके जरिए पृथ्वीराज चौहान को एक संकेत देते हैं कि मोहम्मद घोरी कितनी ऊंचाई पर बैठे हैं ताकि पृथ्वीराज चौहान उतनी ऊंचाई पर ही निशाना लगाए। उसी संकेत पर पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ते हैं और एक ही बाण में घोरी के मस्तक को भेद देते हैं। उसके बाद अंत में अपनी दुर्दशा से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई एक दूसरे की हत्या करके मर जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कितनी पत्नियां थी? एक चंपावती पटिहारी, दूसरी पवारी इच्छनी, तीसरी दाहिया, चौथी जालंधरी, पांचवी गुर्जरी, छठी बड गुजरी, सातवीं यादवी पद्मावती, आठवीं यादवी शशिव्रता, नौवीं कच्छवाही, 10वीं पुडीरनी, 11वीं शशिव्रता, 12वीं इंद्रावती, 13वीं संयोगिता गाडवाल। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बनी फिल्म। अभी तक पृथ्वीराज चौहान पर कई सारे टीवी सीरियल बन गए हैं, लेकिन साल 2022 में पृथ्वीराज चौहान की पूरी ऐतिहासिक कहानी फिल्म के रूप में दिखाई जाएगी। हिंदी सिनेमा में हर साल कई ऐतिहासिक और बायोपिक फिल्म बन रही है और यह अच्छी भी बात है, क्योंकि आज के हीरो पीढ़ी को हमारे देश के वीर सपूतों जिसने अपने प्राणों की आहुति दी उनके जीवन के बारे में जानना ही चाहिए। पृथ्वीराज चौहान एक ऐतिहासिक बायोपिक ड्रामा फिल्म होनी है। यशराज फिल्म प्रोडक्शन के अंतर्गत इस फिल्म को डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर निभाता है और साथ में मानुषी छिल्लर संयोगिता का किरदार निभाते हुए नजर आई थी। और ये फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर फ्लॉप फिल्म हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताना। और आप इतिहास के कौन से कैरेक्टर के बारे में और जानना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे अगले मजेदार वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।